चलो तो सी हेडिंग से करना है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ए हमने लिख लिया था, बी हमने लिख लिया था ट्रांसमिशन, जिसमें चैनल्स लिख लिए थे। हाँ, तो सी मेन हेडिंग डाल लेते हैं फ्रेमवर्क के अंदर सी। तो इसमें आप लिखना ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो बस ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपने थोड़ा पढ़ रखा है कक्षा 12वीं में। चलो तो इसमें आप सबसे पहले लिखो नंबर 1। नंबर 1 का नाम लिखो क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स। इसको आप हाईलाइट कर लेना। तो बेसिकली इसमें हमको ये लिखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अब आरबीआई के पास टूल्स क्या क्या हैं, कैसे करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब चीज़ें कंट्रोल। तो सबसे पहले टूल्स जो होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स किसको कहते हैं, लिख लो डैश डाल के। टूल्स अप्लाइड बाय द पॉलिसी, टूल्स applied by the policy that impact money supply in the entire economy। तो इसमें आप ब्लॉक बना लेना, मतलब इम्पैक्ट मनी सप्लाई को अंडरलाइन करके एंटायर इकोनॉमी को। ये वो टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जिनका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, पूरी इकोनॉमी पर। और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें लिखना क्वालिटेटिव टूल्स में, हाँ, स्पेसिफिक टूल्स और सेलेक्टिव टूल्स दैट अफेक्ट मनी सप्लाई, इन कहाँ, हाँ, स्पेसिफिक सेक्टर। तो ये पूरी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करेंगे, ये भाई जिसको आरबीआई चाहेगा, स्पेसिफिकली जिसको करना चाहेगा उसी पर एप्लीकेबल होंगे। तो इनको क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं। तो दो तरह के टूल्स हो गए, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो पहले समझ आ गए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो ऐसे टूल्स हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। और क्वालिटेटिव टूल्स में जिसको आरबीआई चाहेगा जिस सेक्टर को, उसी को अफेक्ट करेंगे, वो उसकी मर्जी होगी। बाकी टूल्स के नाम लिख लेते हैं हम वन बाय वन करके। तो ऐसे मतलब हेडिंग डाल लेते हैं टूल्स। तो ए पहला टूल है रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो। इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना CRR, CRR। तो CRR की फुल फॉर्म सुनाओ। ठीक है, तो लिख लो एक परिभाषा। कैश रिजर्व रेशियो refers to the fraction of total net demand and time liabilities। Cash reserve ratio refers to the fraction of total net demand and टाइम लाइबिलिटीज़, इनको शॉर्ट में बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो NDTL, मतलब नेट डिमांड
and time liabilities, NDTL. तो cash reserve ratio refers to the fraction of total NDTL of a scheduled commercial bank in India which it should maintain as cash deposit को अंडरलाइन कर लेना, as cash deposit with किसके पास, RBI, with RBI को ब्लॉक बना लेना। तो ये आपने 12th में सुना था कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सिर्फ कैश के फॉर्म में कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, किसके पास, आरबीआई के पास, है ना। तो उसकी अंग्रेजी को थोड़ा सा बेहतर लिखवाया है बस कि इट इज़ द फ्रैक्शन मतलब पोर्शन, एक हिस्सा किसका, टोटल टाइम और नेट डिमांड डिपॉजिट्स का, मतलब जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ हिस्सा जो कमर्शियल बैंक को कैश की तरह आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो क्लियर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। फिर बताओ दूसरा कौन सा था, SLR, और उसकी फुल फॉर्म, ठीक है, तो उसकी भी लिख लेते हैं डेफिनेशन, तो डैश डाल के, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज what the scheduled commercial bank is what the scheduled commercial banks in India are required to maintain as fixed percentage of their demand and time liabilities of their नेट भी लिख लेना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मतलब वही NDTL, इन किस फॉर्म में, कैश कॉमा गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। हाँ 12th में अनएनकम्बर्ड भी लिखवाया था, ये लिखते थे पर यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। तो बेसिकली ये कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एक फिक्स्ड परसेंटेज, लेकिन वो अपने पास किसी भी फॉर्म में रख सकता है, कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, सोने के फॉर्म में भी रख सकता है, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकता है। तो इसको बोलते थे SLR। तो ये क्लियर हो गया SLR। तो पहला हो गया आपके रिजर्व रेशियो, ठीक है जी। फिर दूसरा टूल तो बस आप नाम लिख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया, तो इस पर तो टिक लगा लो, बस ओरली सुना दो क्या था ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही है। तो ये दोनों टूल्स कौन से टूल्स हैं, बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, है ना। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स है, तो अगर आपको मार्क करना है तो कर सकते हो। तो ये CRR, SLR या ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये जो दो टूल्स आपने लिखे, ये बेसिकली क्या हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। इसके अलावा कुछ और टूल्स भी लिखते हैं C। अब ये क्वालिटेटिव वाले हैं, मॉरल सुएशन, तो मॉरल सुएशन बताओ, याद है क्या था मॉरल सुएशन? ठीक है, तो इसमें आप लिख लो छोटी सी डेफिनेशन कि बाय वे ऑफ परसुएशन, बाय
वे ऑफ परसुएशन कॉमा द आरबीआई कन्विंसेस banks to keep money in government securities. RBI convinces banks to keep money in government securities, comma, rather than in certain sectors. rather than in certain sectors. तो इसमें बेसिकली आरबीआई जो है वो रिक्वेस्ट करता है या मतलब समझाता है कमर्शियल बैंक को प्यार से, उसको परसुएशन कहते हैं, और ये समझाता है कि भाई तुम अपना पैसा जो है ना इस सेक्टर में मत रखो, इस सेक्टर में पैसा मत रखो। तो कमर्शियल बैंक पूछता है कि फिर कहाँ रखूँ मैं? तो वो कहते हैं कि तुम इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो। तो मतलब ये भी एक तरीका होता है पैसा रोकने का, रिस्ट्रिक्ट करने का। तो मान लो जैसे मैं कमर्शियल बैंक हूँ और मैंने हाउसिंग सेक्टर को 500 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तो आरबीआई से मेरे पास चिट्ठी आई और इसमें लिखा है कि भैया हाउसिंग सेक्टर को पैसे मत दो, वो 500 करोड़ कहाँ रखो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसको मॉरल सुएशन कहते हैं। तो मॉरल सुएशन का मतलब है आरबीआई समझाता है प्यार से। तो समझ आ गया मॉरल सुएशन। उसके बाद डी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या था? सुनाओ स्टोरी। ठीक है, लोन का अमाउंट और सिक्योरिटी का जो डिफरेंस है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आरबीआई प्रिस्क्राइब्स सर्टेन मार्जिन, ब्रैकेट में लिख लेना, मार्जिन का मतलब है डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज। तो आरबीआई प्रिस्क्राइब्स सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट collateral, comma, which affects borrowings of the customers, which affects borrowing of the customers। तो कैसे करता है आरबीआई वो आपको बता देता हूँ कि भाई देखो आप बैंक से लोन लेने गए तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? सिक्योरिटी। मतलब उल्टा बना देता हूँ, सॉरी। बैंक आपसे क्या मांगेगा? सिक्योरिटी। तो जब आप 100 रुपये की सिक्योरिटी दोगे तब हो सकता है बैंक आपको 80 रुपये का लोन दे। तो इसका मतलब है कि बैंक कितना मार्जिन रख रहा है? 20। इसका मतलब मार्जिन कितना है? 20। अब कई बार क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि भाई इस मार्जिन को तुम बढ़ा दो, अब 20 की बजाय 50 रखो मार्जिन। तो अब जैसे ही मार्जिन बढ़ाएगा आरबीआई तो अब कस्टमर से हम 100 रुपये की सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कितने की सिक्योरिटी लेंगे? 130 की, क्योंकि तभी 50 रुपये मार्जिन बन पाएगा। भाइयों बहनों, गणित मैच कर रही है आपकी भी? भाई समझ आ रहा है सबको? तो जैसे ही आप कस्टमर से बोलोगे ना कि भैया 130 रुपये की सिक्योरिटी दो, तो वो उदास हो जाएगा, कहेगा छोड़ो मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, तो ये लिखा हुआ है उसमें, मैं अपनी स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ कि आरबीआई प्रिस्क्राइब्स सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल विच अफेक्ट बोरोइंग ऑफ द कस्टमर। तो जैसे ही आरबीआई मार्जिन अगर बढ़ा देगा ना तो कस्टमर की बोरोइंग प्रभावित हो जाएगी, कस्टमर डिस्करेज हो गया जैसे यहाँ पे। तो ये मतलब, तो समझ आ गया मार्जिन का मतलब भाई? ओके, अच्छा ये मार्जिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट,
अगले हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। तो इसमें आप लिखो पहले छोटी सी एक लाइन, इट इंक्लूड्स पॉलिसी रेट्स, it includes policy rates like बैंक रेट। बैंक रेट को आप अंडरलाइन कर लेना और इसके नीचे एक छोटा सा एरो बनाकर एक बादल लिख लेते हैं कि बैंक रेट का क्या मतलब है। तो बैंक रेट में लिख लेना, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लिखते हैं वही, द इंटरेस्ट रेट at which RBI lends long-term funds to commercial banks। बिल्कुल सही, याद है आपको? तो बैंक रेट का मतलब होता है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ नीचे ड्राइंग बनाकर, कि बैंक रेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने आता है कि भाई आरबीआई हमें लोन दे दो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, 5 साल के लिए लोन दे दो, तो बदले में आरबीआई उससे इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो ये जो बैंक रेट होता है ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स के तहत कवर होता है। तो ये नया टर्म है, शायद आपने नहीं सुना होगा 12th में, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो बैंक रेट होता है ये MSS के अंदर कवर किया जाता है, इसको MSS का पार्ट कहते हैं बैंक रेट, कि भाई मार्केट को स्टेबल रखना है, बैंक रेट के ज़रिए मार्केट स्टेबल रहना चाहिए। तो बैंक रेट जो होता है वो MSS का पार्ट होता है। तो बैंक रेट तो याद आ गया क्या था आरबीआई का? लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है कमर्शियल बैंक को और बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट लेता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। फिर इसी के नीचे लिखना है कंटिन्यूएशन में, हाउएवर कॉमा प्रेजेंटली आरबीआई ऑल्सो यूजेस। अब आजकल तो आरबीआई ने एक और हथकंडा यूज़ करना शुरू कर दिया है। भाई ये तो था ही था, MSS तो था ही था, अब आरबीआई नए हथकंडे और ले आया है। तो हाउएवर प्रेजेंटली आरबीआई ऑल्सो यूजेस, तो लिखो नया हथकंडा, इसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं LAF। तो आरबीआई तो आजकल LAF का भी यूज़ करने लगा है। तो बैंक रेट तो पुराने ज़माने की बातें हो गई, आजकल तो LAF चलता है, LAF। सर LAF ये क्या होता है? LAF तो पहले LAF का परिभाषा लिखवा देता हूँ बेसिकली। तो LAF का मतलब है, छोटा सा एरो डाल के लिख लो, इंस्ट्रूमेंट्स टू एडजस्ट लिक्विडिटी। सिंपल, मतलब कुछ ऐसे हथकंडे जिससे लिक्विडिटी अफेक्ट होगी। अब बच्चा पूछता है सर ऐसे कौन से हथकंडे हैं जिससे लिक्विडिटी अफेक्ट होगी, हमें तो वो भी बताओ फिर कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सर जिनसे लिक्विडिटी अफेक्ट हो रही है। तो 3 चीज़ें लिखवा देते हैं आपको जिनसे लिक्विडिटी अफेक्ट होगी। 2 आपने 12th में पढ़ी हैं, तीसरी का आपने नामो निशान भी नहीं सुना होगा। चलो तो पहली बताओ, तुक्का मारो। सर आप बताओ, हम नहीं बताएंगे। चलो R से शुरू होता है, हिंट है रेपो रेट। तो पहला होता है रेपो रेट, फिर दूसरा कौन सा होगा? रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ये दोनों आपने 12th में सुन रखे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट।
तीसरा नहीं सुन रखा तो वो मैं ही लिखवा देता हूँ। तीसरे को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग यानी कि MSF रेट। ये आपने नहीं सुना था 12th में, क्योंकि था ही नहीं तो सुनोगे कैसे। तो पहला होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा होता है MSF, हाँ शॉर्ट में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो पहले मैं रेपो समझा देता हूँ और MSF समझा देता हूँ क्योंकि उसमें लिंक है, फिर रिवर्स रेपो बाद में समझा दूंगा। तो रेपो अगर आप में से किसी को याद है तो बताओ। बिल्कुल सही। तो बस इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है इसमें और बैंक रेट में कि इसमें कमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, और फिर RBI बदले में जब इंटरेस्ट लेता है तो इसको बोल देते हैं रेपो रेट, है ना। बाकी रेपो रेट को रेपो इसलिए बोलते हैं, री का मतलब होता है रीपरचेज, हाँ पो मतलब परचेज, तो रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो छोटी सी एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, तो वो लिख लो आप, छोटी सी डेफिनेशन कि अंडर दिस रीपरचेज एग्रीमेंट, अंडर दिस रीपरचेज एग्रीमेंट, कॉमा banks are required to provide government securities as collateral and later buy them back at predefined time, and later buy them back at predefined time, समय निश्चित होता है। या एट की जगह आफ्टर कर लेना, सॉरी थोड़ा और सेंटेंस सही लगेगा, आफ्टर प्री डिफाइंड टाइम, बाद में वापस खरीद लेते हैं। चलो तो ये थोड़ा सा समझा देते हैं। तो इसमें आप रीपरचेज एग्रीमेंट को हाईलाइट कर लो, ये कीवर्ड है। तो रेपो रेट तो बच्चा गली मोहल्ले में रट के बैठा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता भी है कि ये हो क्या रहा है? नहीं सर हमें तो नहीं पता। तो रीपरचेज का क्या मतलब होता है, बस आप रीपरचेज वर्ड को बारीकी से समझो। रीपरचेज फिर से खरीद लेना एक तरह से, तो रीपरचेज मतलब फिर से खरीद लेना। तो अब देखो इसमें होता ये है कि RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ये लो भाई शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लो। अब बदले में वो बैंक से क्या रखवाएगा? गिरवी रखवाएगा, कुछ सिक्योरिटी, कोलेट्रल। तो वो कोलेट्रल में उससे क्या रखवाता है गिरवी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो बदले में क्या सिक्योरिटी लेता है बैंक से? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और वो एग्रीमेंट ऐसा कर देता है कि भाई बाद में तुम ये हमसे खरीद लेना, आफ्टर 3 months हमसे खरीद लेना वापस 100 रुपये में, दस्तखत करो। तो एक तरह से 3 महीने बाद जब ये वापस खरीदेगा कमर्शियल बैंक तो 100 रुपये दे देगा। तो लोन का पैसा वापस करने के लिए ये नाटक हो गया एक तरह से कि 3 महीने बाद जब कमर्शियल बैंक वापस से ये खरीदेगा सिक्योरिटी तो 100 रुपये देगा फिर RBI को, तो वो तो उसको लोन के वैसे देने ही थे। तो बस इस एग्रीमेंट को, इस कागज़ के टुकड़े को मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट कह देते हैं, और इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कह देते हैं, जो आपने बताया था। तो बट समझ आ गया रेपो रेट क्या है? तो शॉर्ट टर्म का लोन जब लेता है कमर्शियल बैंक तो उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। तो आपके लिए मतलब मुद्दे की बात ये है। पहले इतना ओके हो गया?
चलो लिखो आगे, क्या खजाना ढूंढ रहे हो देवजीत भाई रजिस्टर में। अब एमएसएफ रेट पे चलते हैं जी। एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट में क्या होता है? एमएसएफ रेट में तो कमर्शियल बैंक को इतनी बड़ी इमरजेंसी आ जाती है कि उसको सिर्फ एक दिन के लिए लोन लेना है, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया, अचानक से एकदम से पैसे खत्म पड़ गए, तो अब तो कितना शॉर्ट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो गया ना, एक दिन के लिए बस, कि आज ही पैसे खत्म हो गए, अचानक से आरबीआई को फ़ोन कर रहे हैं कि दादाजी बोरे में पैसे भेज दो, पैसे ख़त्म हो गए, हम परसों लौटा देंगे, 2 दिन में लौटा देंगे या 3 दिन में लौटा देंगे। तो जब बिल्कुल ही लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, मतलब बिल्कुल ही इमीडिएट आपको रिक्वायरमेंट हो लोन की, और वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, इनफैक्ट ये 1 से 3 दिन के लिए ही होते हैं मेजरली, तो फिर आरबीआई कहता है ठीक है पैसे भिजवा रहा हूँ, बदले में मुझे क्या दे देना, इंटरेस्ट दे देना। हाँ, तो इस वाले इंटरेस्ट को क्या बोल देते हैं? एमएसएफ रेट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको क्या बोल देंगे? एमएसएफ रेट। तो आप ये छोटी सी ड्राइंग बना लो एमएसएफ रेट की। लेकिन आरबीआई चालू है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि जब इतनी इमरजेंसी में आरबीआई लोन दे रहा है तो इस पर जो इंटरेस्ट लेता है, हाँ, वो उसने फिक्स कर रखा है कि रेपो रेट से 1% ज़्यादा लूँगा। तो बादल बना लो कि भाई इतनी इमरजेंसी में दे रहा हूँ, रातों रात हेलीकॉप्टर में पैसे भिजवा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। हाँ, अभी फ़िलहाल ये हमारे कोर्स के अनुसार तो इसलिए लिखवा दी, तो आप लिख लेना। तो इसको रेपो रेट से लिंक कर रखा है। अब रेपो जितना भी होगा फिर ये भी उतना अकॉर्डिंगली हो जाएगा, 1% ज़्यादा, जो लॉजिकल भी है ना, इसमें कोई वो नहीं। तो ये ड्राइंग बना लो, तो इसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। चलो, तो रेपो और एमएसएफ में बस यही हल्का सा अंतर है दोनों लोन लेने पर इंटरेस्ट देने के ही रेट्स, लेकिन रेपो थोड़ा हो गया 3 महीने 6 महीने के लिए, और एमएसएफ तो बिल्कुल ही लिक्विडिटी के लिए 1 2 3 दिनों के लिए ही हो गया। अच्छा, रिवर्स रेपो क्या है? हाँ, तो इसमें तो स्टोरी मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी रेपो से। तो इसमें उल्टा डायग्राम बना लेते हैं बस छोटा सा। तो रिवर्स रेपो में तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक में उल्टा होता है। तो इस बार कमर्शियल बैंक बल्कि अपना डिपॉजिट आरबीआई को देता है, और बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को फिर इंटरेस्ट देता है। इसको बोल देते हैं रिवर्स रेपो रेट। हाँ, तो ये जनरली होता तो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लिखते नहीं। तो रिवर्स रेपो तो सिंपल, तो इस रेट को, इस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्योंकि देखो दादाजी को देना है तो दादाजी बड़े चालू हैं, तो ये वाला जनरली कितना रखते हैं वो? रेपो रेट से जनरली 1% कम। तो अगर रेपो रेट है 5% तो देने के समय देंगे 4%। तो दादाजी चालू हैं मतलब आरबीआई ऑब्वियसली अपना ध्यान ज़्यादा रखेगा। तो जब रेपो रेट लेना है तो 5%, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और अगर देना होगा रिवर्स रेपो रेट तो फिर 4%। तो ये आप मेंशन कर लेना। तो ये बेसिकली होते हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट। तो क्लियर हो गए? टूल समझ आए सारे? तो बेसिकली ये सब टूल्स थे, है ना, ये सब टूल्स थे। बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया। मॉरल सुएशन लिखना चाहो तो लिख लो, ये कैसा टूल होता है? क्वालिटेटिव टूल, है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कैसा टूल होता है? क्वालिटेटिव टूल। ये सेलेक्टिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स बस। और ये एमएसएस हो गए, बैंक रेट, और एलएफ आजकल आरबीआई यूज़ कर रहा है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ रेट।
बाकी हाँ एक स्टार पॉइंट लिख लो, ये वैसे मतलब पता होना चाहिए इसलिए लिखवा रहा हूँ। अब इन टूल्स का यूज़ कैसे होगा, मतलब कि अगर मैं कोई भी रेट इसमें से बढ़ा दूंगा, है ना, इनमें से मान लो कोई भी रेट बढ़ गया, चाहे मान लो बैंक रेट बढ़ गया, है ना, या रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, या रेपो रेट बढ़ गया, है ना जी, या सीआरआर बढ़ गया, एसएलआर बढ़ गया, मतलब कोई भी रेट अगर बढ़ता है तो आप ये बताओ उससे अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये लिख लो, वैसे तो पता है लेकिन फिर भी दोबारा से ऐसे लिख लो कि क्रक्स ये है कि भाई कोई भी रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो इसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कह रहे हैं या मेजर कह रहे हैं। तो ऐसे लिख लो दोबारा से, मतलब एक कंक्लूजन की तरह कि भाई अल्टीमेटली इन सब टूल से आरबीआई करती क्या है कि भाई ये सब टूल्स जो हैं, ये सब रेट्स अगर बढ़ा देगी तो फिर मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। हाँ, चलो तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट नंबर 2, यानी कि आपके कौन से समुद्री सागर में कहाँ गोते लगा रहे हो, वो दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये पूरा फ्रेमवर्क था जो आपने कंप्लीट कर लिया। अब बस लास्ट पॉइंट बचा है, थर्ड पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था। फ्रेमवर्क तो कंप्लीट हो गया, लास्ट पॉइंट में बस हमें क्या नोट लिखना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये 2016 में ना कुछ चेंज हुआ था, उर्जित पटेल साहब थे जब आरबीआई गवर्नर, तो उसके बारे में हमें लिखना है। चलो तो लिखो पॉइंट नंबर 3, चलो बातें नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, हिस्टोरिक बातें जो हुई हैं वो लिखनी है, तो वो लिखते हैं। चलो तो लिखो डैश डाल के, द आरबीआई एक्ट, बताओ ईयर कौन सा था, 1934, वेरी गुड, वॉज अमेंडेड ऑन जून 27, 2016। तो ये तारीख सबसे पहले हाईलाइट कर लो, एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो ये आ गया। तो अमेंड हुआ ऑन जून 27, 2016 फॉर गिविंग अ स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि MPFA। एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये आ गया कि MPFA की फुल फॉर्म बताओ। तो MPFA की फुल फॉर्म हो गई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो एक नई बॉडी बनाई गई, तो लिखते हैं आगे, एंड फॉर सेटिंग अप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। तो एक MCQ ये आ गया कि MPC की फुल फॉर्म बताओ। बच्चा कहता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो गलत हो जाएगा फिर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो 2016 में जो चेंज हुआ मेजर, वो यही हुआ कि फिर एक कमेटी का गठन किया गया। उर्जित पटेल साहब जो गवर्नर थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अब उसकी जिम्मेदारियों के लिए हमें कमेटी बनाएंगे, कुछ होशियार लोगों को एक साथ बैठाएंगे। तो ये सेटअप किया गया, सेटिंग अप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फुल स्टॉप। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
is an agreement reached between GOI and RBI। तो GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI तो बताइए आपको। तो इस एग्रीमेंट में बेसिकली सरकार का और RBI का एक एग्रीमेंट हुआ ऑन मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट that RBI should target to achieve price stability। तो इसमें बस जो अगर रट के जानो, बाकी कुछ सब कुछ भूल भी जाओ, तो ये लाइन जो अंडरलाइन कर रहा हूँ बस ये रट लेना, तो आपका काम हो जाएगा कि एक्चुअल में ये एग्रीमेंट जो हुआ, ये जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, कमेटी बनाई, तो मुद्दा क्या था, है ना। बच्चे को तो ये लगता है भाई सर ये सब ड्रामा क्यों हुआ, तो ये सब ड्रामा इसलिए हुआ कि सरकार ने और RBI ने ये एग्रीमेंट करा कि RBI जी हम आपको ये बता रहे हैं कि हम कितना मैक्सिमम इन्फ्लेशन टॉलरेट कर सकते हैं, महंगाई कितनी, मतलब देश में इससे ज़्यादा महंगाई नहीं हम सहेंगे। तो RBI ने कहा ठीक है भाई, इससे ज़्यादा महंगाई हम होने नहीं देंगे, उसके लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे हम अपनाएंगे। बैंक रेट बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका जो भी मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट है वो हमें बता दो और हम सुनिश्चित करेंगे कि उसको मेंटेन करें। बस ये, तो इनका एग्रीमेंट ये हुआ सरकार का और RBI का। तो ये लिखा है कि मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट RBI शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। फिर इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में अनाउंसमेंट ऑफ an official target range for inflation। तो अगली बार RBI की मीटिंग हो ना तो सुनना ध्यान से, ये अनाउंसमेंट होती है कि भाई हमारा टारगेट रेंज ये है इन्फ्लेशन का। द अनाउंसमेंट ऑफ टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये आप हाईलाइट कर सकते हो, ये भी बाय चांस MCQ में पूछ सकता है कि ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होती है इन्फ्लेशन के रेट की, टारगेट रेट की, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बाकी इसके नीचे ड्राइंग बना लो, एक आदमी बना लो, नाम लिख लो उर्जित पटेल। फिर आगे एक रिपोर्ट बना लो, ठीक है। ये रिपोर्ट है 2014 में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उर्जित पटेल साहब ने। और उस रिपोर्ट में मेन मुद्दे की बात जो थी वो हम बादल में लिख लेते हैं कि भाई उर्जित पटेल साहब ने मेन बात क्या कही, या इस रिपोर्ट में मेन बात क्या थी, तो वो लिख लेते हैं कि RBI abandon the multiple indicator approach। RBI abandon the multiple indicator approach and make inflation targeting the primary objective of its monetary policy।
तो उर्जित पटेल साहब ने ये बोला कि भाई पहले हमारी अप्रोच जो थी वो थी मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, कि भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे मतलब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा उर्जित पटेल साहब ने कि भाई ये बेकार है, तो इसको एबेंडन कर दिया। एबेंडन का मतलब इसको ख़त्म कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। वो क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो वही आगे लिखा है कि मेक इन्फ्लेशन टारगेटिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2016 में ये बेसिकली बड़ा चेंज हुआ था, इसलिए आपको लिखवाना पड़ता है। तो उसके बाद सरकार ने बस हर बार मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन का टारगेट जो होता है वो मेन होता है कि भाई इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, ये। तो अब बताओ अभी क्या टारगेट है इन्फ्लेशन का? तो सर हमें क्या पता, 4%। आपको कैसे पता? अरे वाह, वेरी गुड। देखो ये होते हैं बच्चे। तो मैडम ने न्यूज़ में सुन रखा है 4%, तो ये सबको पता होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के। तो लिखो, यही लिखवाना है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये न्यूज़ में आता है बकायदा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड, तो बड़ा बड़ा बना लो, 4% वाला हाईलाइट कर लो, 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इन्फ्लेशन एज टारगेट। हालांकि चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल मतलब जो आपके लिए अभी रेलिवेंट है, हालांकि 2021 तक का है, लेकिन ठीक है, रिसेंट भी वही चल रहा है, तो आपके लिए चेंज नहीं है। तो सरकार ने CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट 4% रख रखा है कि भाई अगर महंगाई बढ़े तो कितने प्रतिशत बढ़े? बस 4, वो टारगेट है। 4% अगर महंगाई बढ़ रही है तो RBI को बोला कि भाई आपको अब ध्यान रखना है कि महंगाई 4% तक बढ़े, ये टारगेट है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा हुई तो अभी बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, CPI क्या है सर? CPI, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है सर? CPI। तो बेसिकली भाई बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स भी, प्रोडक्शन भी होता है। तो इसी को क्यों बेस लिया बताओ? क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 12 इंडेक्स नंबर में पढ़ाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो जनरली कंज्यूमर्स के सारे गुड्स को कंसिडर करता है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए सबसे बेस्ट मेजर होता है। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स ले लेंगे तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो होलसेल से सामान खरीदते हो? या आम जनता कितनी है जो होलसेल से सामान खरीदती है? नहीं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसलिए सरकार बेस रखती है क्योंकि ये आम जनता के लिए सबसे सूटेबल होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 4% इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो मतलब हमारे टारगेट में है। नेक्स्ट एरो, इसमें लिखना फेलियर, इसको ब्लॉक बनाना, फेलियर। तो सरकार ने कहा है कि भाई फेलियर कब माना जाएगा? बताओ, आप बताओ, फेलियर कब माना जाएगा? हाँ, तो सरकार एक लिमिट देकर रखती है ना। तो अगर उससे ज़्यादा हो गया, जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे ज़्यादा हो गया तो फेलियर माना जाएगा, या जो लोअर टॉलरेंस लेवल है उससे नीचे हो गया तो भी फेलियर माना जाएगा। तो 2 एरो बना लेते हैं कि भाई फेलियर कब माना जाएगा। तो पहला हो गया जी, एवरेज इन्फ्लेशन ग्रेटर देन अपर टॉलरेंस लेवल। और फिर 2 लाइन छोड़ के दूसरे एरो में लिखना, एवरेज इन्फ्लेशन लेस देन क्या? लोअर
टॉलरेंस लेवल। तो सरकार एक टॉलरेंस लेवल देती है कि भाई हमारा टॉलरेंस लेवल जैसे लेट से 3% से 5% तक है, कि भाई कम से कम 3 पे हम खुश हैं, मैक्सिमम 5 तक भी हम ओके हैं। तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन 3 से नीचे चला गया तो भी फेलियर है, और एवरेज इन्फ्लेशन अगर 5 से ऊपर चला गया तो भी फेलियर है। तो फेलियर 2 बार माना जाएगा कि आप जो टॉलरेंस लेवल है, मतलब जो आपके बर्दाश्त करने की क्षमता है, उससे कम हो गए तो भी फेलियर है, और उससे ज़्यादा हो गए तो भी फेलियर है। तो पहले समझ आ गई इतनी अंग्रेजी। लेकिन अब मान लो आज कम हो गया तो बच्चा कह रहा है सर फेलियर है, कल वापस ठीक हो गया तो बच्चा कह रहा है सर अब फेलियर नहीं है। तो इसका एक टाइम बनाया गया है, तो वो टाइम लिख लो कि भाई क्या है। फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स, लगातार 9 महीने की बात हो रही है जी, मतलब 3 क्वार्टर्स में लगातार अगर ऐसा होगा तब फेलियर है। ऐसा नहीं कि एक दिन नीचे हो गया सर फेलियर हो गया, हाँ, ऐसा नहीं है। 3 क्वार्टर्स तक जब लगातार ये चीज़ होगी तब फेलियर माना जाएगा, है ना। तो ये बात लिखनी इंपॉर्टेंट है कि फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स। तो जब आप लगातार 3 बार इस कंडीशन को, मतलब 3 क्वार्टर्स में ब्रीच करोगे तब फेलियर माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आज कम हो गया सर रेट तो फेलियर हो गया, या 1 क्वार्टर में कम हो गया तो भी फेलियर नहीं है, 2 क्वार्टर में भी कम हो गया तब भी फेलियर नहीं है। तो जब लगातार 3 क्वार्टर में अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तब फेलियर हो। तो समझ आ गया फेलियर कब मानना है। और इसके बाद लास्ट एरो, ये एक छोटा सा पॉइंट है। आरबीआई इज मैंडेटेड, आरबीआई is mandated to publish a monetary policy report every, तो आरबीआई कब कब निकालती है अपनी रिपोर्ट? एवरी 6 months। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो है ये हर 6 महीने में पब्लिश करती है। चलो, तो समझ आ गई कहानी है वाली भी। बस, तो बेसिकली ये था इस पूरे चैप्टर के कार्यक्रम में। चलो, तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है। तो पढ़ो, रेगुलेट द एक्सचेंज रेट एंड कीप इट स्टेबल, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ क्रेडिट टू अ कॉरपोरेट सेक्टर, रेगुलेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइजेस, रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। रेगुलेट क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी से? अवेलेबिलिटी या कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट। क्योंकि प्रोडक्शन से तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, किसी कंपनी को हम क्या क्रेडिट दे रहे हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई एक्सचेंज रेट का लेना देना है। सेकंड में पूछ रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज, तो वो हमने वो 2 कीवर्ड्स हाईलाइट करे थे ना स्टार्टिंग में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद है थर्ड, द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रिफर्स टू। तो इसमें वो ट्रांसमिशन वाली कहानी पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन जो है वो रिफर्स टू हाउ मनी गेट सर्कुलेटेड इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ratio of nominal interest and real interest rate consequent on a monetary policy, the process or channels through which the evolution of monetary aggregates affects the level of production and prices, या none of the above। बिल्कुल सही। तो हमने यही पढ़ा भी था कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में हमने चैनल्स पढ़े थे, अलग अलग 4 तरह के, है ना।
तो वो ये कि कैसे हमारे जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स है वो प्रोडक्ट को या प्राइजेस को प्रभावित करेंगे। उसके बाद फोर्थ है एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कह रहे जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें हम इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो यहाँ तक तो उसने दे रखा है। अब उससे क्या होगा आगे वो पूछ रहे कि इससे आगे क्या होगा। तो पढ़ो चार ऑप्शन। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ए में लिखा है इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर फर्म। बी में लिखा है इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, आगे एक शब्द और ऐड हो गया। सी में लिखा है डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फर्म्स। और डी में लिखा है हैज़ नो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ऑन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। हाँ, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उससे हमारा मतलब लोन लेने की जो कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो बढ़ जाएगी और बोरोइंग का खर्चा बढ़ जाएगा, और दोनों के लिए बढ़ेगा, फर्म्स के लिए भी और हाउस होल्ड्स के लिए भी, है ना। ए में खाली फर्म्स लिखा था तो वो सही नहीं था, मतलब आधा सच था। बाकी सी तो यहीं गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। उसके बाद फिफ्थ में पूछ रहा है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, कि भाई अगर महंगाई चल रही है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो बताओ इन्फ्लेशन अगर चल रहा है तो क्या होगा। आरबीआई, अच्छा डिफ्लेशन, सॉरी, अब डिफ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, रिड्यूस सीआरआर इन ऑर्डर टू इनेबल द बैंक टू एक्सपैंड क्रेडिट एंड इंक्रीज मनी सप्लाई अवेलेबल इन द इकोनॉमी। इंक्रीज करेगा सीआरआर, तो ये तो गलत हो गया। सी में लिखा है रिड्यूस सीआरआर इन ऑर्डर टू इनेबल द बैंक टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, तो ये भी यहाँ गलत हो गया। और डी में लिखा है आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर बट इंक्रीज एसएलआर, तो ये यहाँ गलत हो गया। तो ए ही सही दे रखा है, क्योंकि डिफ्लेशन में आरबीआई सीआरआर को कम कर देगा तो इससे बैंक ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे क्रेडिट और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो हमको सही बताना है कि इनमें से सही क्या दे रखा है। तो ए में लिखा है द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड्स द पॉलिसी रेट एंड इम्प्लीमेंट्स द सेम, तो ये गलत है ना। तो ऐसा ना तो हमने कुछ लिखा पढ़ा, तो ऐसा नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ तो कोई कंसल्टेशन वैसी नहीं है। बी में लिखा है वाइल सीआरआर हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक्स एज कैश विद आरबीआई द एसएलआर रिक्वायर्स होल्डिंग ऑफ अप्रूव्ड एसेट बाय द बैंक इटसेल्फ। नहीं, सीआरआर बैंक रखता है कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास, यहाँ तक तो ये ठीक ही है। और एसएलआर जो है उसमें अप्रूव्ड एसेट्स रखे जाते हैं। अप्रूव्ड एसेट्स का मतलब हो गया कैश भी अप्रूव है, गोल्ड भी अप्रूव है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी अप्रूव हैं, और वो बैंक अपने आप खुद रखता है, ये मतलब है ना। तो वैसे यही सही है, लेकिन अगर सी पढ़ोगे भी तो शायद गलत ही होगा। सी में लिखा है व्हेन रेपो रेट इंक्रीज, कह रहा है अगर रेपो रेट बढ़ेगा इट मीन्स द बैंक कैन नाउ बोरो मनी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये तो गलत है, क्योंकि रेपो रेट का इससे तो कोई लिंक नहीं है ना। तो सी भी गलत है और डी तो हो गया नन ऑफ द, तो बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट। सेवंथ, आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू द कमर्शियल बैंक थ्रू रेपो या रिवर्स रेपो रेट अंडर, तो ये लिखवाया था कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट किसके अंडर आते हैं। ये शॉर्ट टर्म के होते थे ना, जिसमें 3 हेडिंग करवाई थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंदर 3 करवाए थे ना, एक तो रेपो, फिर एक रिवर्स रेपो और एक एमएसएफ। बाकी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में तो बैंक रेट लिखवाया था, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब बैंक रेट, और एसएलआर तो अलग ही हो गया। उसके बाद 8th,
डैश इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल्स कोलेट्रलाइज्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशंस इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं, वो भी ओपन मार्केट में, तो वो तो इसने नहीं दे रखा। हाँ, रेपो, बिल्कुल सही, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रेपो की वो वाली डेफिनेशन है जिसमें आपको ये बताया था कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है कि भाई हम जो भी बोरो करते हैं और उसके बाद हम एक डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको दोबारा से खरीद लेते हैं। और शॉर्ट टर्म कीवर्ड था तो इससे और हिंट मिल जाता कि शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा है, कि शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं तो रेपो। उसके बाद 9th है, इन इंडिया द टर्म पॉलिसी रेट रिफर्स टू। चलो तो ये मार लो तुक्का, वैसे मैं बता देता हूँ, नहीं तो कि इंडिया में पॉलिसी रेट का क्या मतलब है। जैसे न्यूज़ में आता है या हम वैसे पढ़ते हैं पॉलिसी रेट, तो ए में लिखा है द बैंक रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई, बी में लिखा है CRR SLR प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई, सी में लिखा है फिक्स्ड रेपो रेट कोटेड फॉर सोवेरियन सिक्योरिटीज़ इन द ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि पॉलिसी रेट ये है। और डी में लिखा है द फिक्स्ड रेपो रेट कोटेड फॉर सोवेरियन सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओवरनाइट सेगमेंट ऑफ MSF। हाँ, क्योंकि MSF वाला तो आपको बताया था ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये ओवरनाइट वाला तो नहीं है। ओवरनाइट सेगमेंट वाली फैसिलिटी थी LAF की, तो इस LAF में जो भी रेपो रेट्स फिक्स्ड रखती है RBI, उसको पॉलिसी रेट बोलते हैं। तो पॉलिसी रेट का मतलब बैंक रेट भी नहीं है, पॉलिसी रेट का मतलब CRR रेट भी नहीं है, पॉलिसी रेट का मतलब है जो LF के तहत रेपो रेट फिक्स करती है। तो रेपो, इसीलिए न्यूज़ में भी जब सबसे ज़्यादा चलता है वो रेपो रेट चलता है कि RBI ने रेपो रेट बढ़ाया या कम करा, क्योंकि पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट। उसके बाद 10th, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस टेक्स प्लेस व्हेन। तो पूछ रहा है रिवर्स रेपो ऑपरेशन कब होंगे। मनी बाय द बैंक, तो ये सिंपल है। रिवर्स रेपो इस बार RBI बोरो करता है बैंक से। उसके बाद 11th है, ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखा अभी, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज़ ऑन। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो था वो किससे रिलेटेड था। हाँ, तो हमने अभी पढ़ा ही था कि मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड था। बस आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सब गलत। उसके बाद 12th, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना, वही GSEC। तो ये तो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में कई कई बार अब देख ही लिया। और फिर इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 13th, विच स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पूछ रहे हैं इनमें से सच क्या है, सही क्या है। पहले में लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड ऑन 27 जून 2016 फॉर गिविंग अ स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ कमेटी। ये तो सही है, एग्जैक्टली डेट भी सही दे रखी है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट थ्रू डिबेट and majority vote by the panel of experts required to achieve the inflation target। हाँ, तो ये सही है। तो जैसे पहले उसने दिया था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नर डिसाइड करते, तो ऐसा नहीं होता। जो कमेटी है वो पॉलिसी रेट डिटरमाइन करती है, और वो भी कैसे, एक डिबेट और मेजॉरिटी वोट जिसको मिलता है या जितने रेट को मिलता है, फिर वैसे डिसाइड होता है। थर्ड में लिखा है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शेल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट थ्रू कॉन्सेंसस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ RBI। तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है वो कॉन्सेंसस से नहीं निकलता। कॉन्सेंसस का मतलब होता है कि सब जने जब राज़ी हो जाएं,
मेजॉरिटी से निकलता है, राइट। तो यहाँ पर रेट जो होता है ना वो मेजॉरिटी वोट से निकलता है, कॉन्सेंसस से नहीं निकलता, गवर्नर के, ऐसा गलत हो गया है। और फोर्थ में लिखा है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शेल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट थ्रू डिबेट एंड मेजॉरिटी वोट बाय द पैनल ऑफ बैंकर्स चूजन फॉर द पर्पस। तो ये यहाँ गलत हो गया, बैंकर्स का पैनल नहीं होता, पैनल किसका होता है, एक्सपर्ट्स का। तो एमपीसी के अंदर ना अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि बैंकर तो फिर अपने फ़ायदे के हिसाब से कह देगा रेट कम कर लो, ज़्यादा कर लो। तो ये इस वजह से ये भी गलत हो गया कि बैंकर्स का पैनल नहीं होता, एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। एक्सपर्ट्स में अलग अलग डोमेन के लोग होते हैं। तो बेसिकली पहला सही था और दूसरा, तो 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलो तो बस यही था इसमें, तो हो गया सारा कंप्लीट।